22। क्वेश्चन नंबर 22 बेटा हमसे कह रहा है अ पीस ऑफ वुड इज फ्लोटिंग इन वाटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों यहाँ पे हमसे ये कहा गया कि वुड का कोई टुकड़ा है जो वाटर के अंदर फ्लोट हो रहा है। फ्लोट होने का मतलब देयर इज एन इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स क्या रहा होगा, 0। यहाँ पर बच्चों कोई वुड का टुकड़ा है, जब ये तैरेगा तो बच्चों इसका कुछ पार्ट वाटर से बाहर रहेगा और कुछ पार्ट वाटर के अंदर रहेगा। ये वुड का पीस है, ऐसे ये वाटर है, ये वाटर है, समझिएगा। यहाँ पे बच्चों हमसे कहा गया है व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर राइजेज, जब वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो क्या होगा, द अपेरेंट वेट ऑफ द वुड विल। मेरे प्यारे बच्चों, अपेरेंट वेट का मतलब हमारे पास नेट फोर्स एक तरह से हुआ। W अपेरेंट का मतलब जब इसके अंदर मैंने डाला होगा तो एक्चुअल वेट को इसने थोड़ा सा कम किया होगा, तो अपेरेंट वेट आया होगा mg माइनस ऑफ बॉइंट फोर्स। ठीक है बच्चों, बॉइंट फोर्स की जो वैल्यू हमारे पास होगी बच्चों वो आती है यहाँ के अंदर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो भी वॉल्यूम यहाँ के अंदर डिस्प्लेस होगा, मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ के अंदर, लिक्विड यहाँ पर क्या है, वाटर है, इनटू यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा, g। ओके, अब देखो भैया टेम्परेचर बढ़ा लो घटा लो, वुड का जो वेट है वो तो बदलने वाला है नहीं। यहाँ पर वुड का वेट नहीं बदलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। जब हम किसी वाटर के टेम्परेचर को बच्चों हम बढ़ाते हैं, वाटर का टेम्परेचर जब बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर, अब ये तो दिया नहीं है सवाल में वाटर इनिशियली कितने टेम्परेचर पर है, तो एक संभावना जो है वाटर का टेम्परेचर अगर बच्चों मैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक ले जाऊं तो डेंसिटी यहाँ वाटर की जो होती है वो मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। और जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस से आगे चलते हैं डेंसिटी घटने लग जाती है। तो कन्फर्म रूप से ये कहना, कन्फर्म रूप से ये कहना कि भाई वाटर जो हमारे पास है उसकी डेंसिटी टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा या घटेगा, हम कह सकते हैं बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। टेम्परेचर के साथ 4 डिग्री सेल्सियस तक जब जाते हैं, ग्राफ अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो ग्राफ ऐसे जाता है बच्चों, यहाँ डेंसिटी जो वाटर की होती है टेम्परेचर के साथ बच्चों ऐसे वेरी करता, समव्हाट लाइक दिस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जब ये पहुँचता है तो उस समय इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। तो जनरली हमारे आपके दिमाग में और बहुत सारे बुक के राइटर के दिमाग में ये रहता है कि भाई डेंसिटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर घटेगी, बात सही है घटेगी, लेकिन वाटर का केस है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ेगी, 4 पर मैक्सिमम, देन डिक्रीज होना शुरू होगा। तो बच्चों ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड तो बदलने वाला है नहीं, वुड में कोई थर्मल एक्सपेंशन होगा नहीं। ठीक है बच्चों, g की वैल्यू बदलने वाली है नहीं। अब सोचना वाटर की डेंसिटी पे है, जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे बच्चों तो वाटर की जो डेंसिटी है वो बढ़ भी सकती है और वाटर की जो डेंसिटी है वो घट भी सकती है। या तो मुझे टेम्परेचर क्वेश्चन में देता कि यहाँ से यहाँ तक बढ़ाया गया है तो मैं कन्फर्म रूप से कोई जवाब दे पाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कहा कि कहाँ से कहाँ तक बढ़ाया गया, 20 से 30 कर दिया गया कि 40 से 50 कर दिया गया, नथिंग, कुछ नहीं दिया है। वाटर है और वाटर का टेम्परेचर बढ़ाया गया तो वाटर 0 डिग्री सी पे भी हो सकता है, वाटर 100 डिग्री सी पे भी हो सकता है, वाटर 80 डिग्री सी पे भी हो सकता है, वाटर 50 डिग्री सी पे भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर यहाँ तक का रेंज रहा तब तो डेंसिटी बढ़ रही है, और डेंसिटी अगर बढ़ेगा तो बच्चों यहाँ के अंदर ये वाला टर्म बढ़ेगा और ये वाला टर्म बढ़ेगा, तो यहाँ पर बच्चों ये वाला टर्म घटेगा, इसका मतलब अपेरेंट वेट घटेगा। लेकिन अगर इधर का रीजन होगा, इधर का रीजन होगा तो बच्चों यहाँ के अंदर जो हमारे पास वाटर की डेंसिटी है वो वाटर की डेंसिटी टेम्परेचर के साथ डिक्रीज करेगा, और टेम्परेचर के साथ बच्चों यहाँ पर वाटर की डेंसिटी अगर डिक्रीज कर रही होगी तो ऐसे पर्टिकुलर केस में ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। देन कंक्लूजन क्या निकला, अपियरेंट वेट में इंक्रीज में डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर रेंज। कहाँ से कहाँ तक वेरी कराया गया, इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कहाँ से कहाँ तक वेरी कराया गया, तो हम एक पॉसिबिलिटी ही बता पाएंगे। और यहाँ के लिए बच्चों जो करेक्ट चॉइस हमारे पास होगा में इंक्रीज और डिक्रीज, यहाँ पर करेक्ट चॉइस हम लोग लेंगे बेटा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। ओके,
यहाँ पर आंसर की में आंसर गलत प्रिंट हुआ है, शायद आप लोग देख लीजिएगा, मुझे याद नहीं है। अगर गलत प्रिंट होगा तो उसको सही कर लीजिएगा, यही यहाँ के लिए सही होगा। ठीक है बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में बच्चों हमसे कह रहे हैं अ जार इज फिल्ड विथ 2 नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स 1 and 2 हैविंग डेंसिटीज रो 1 and रो 2। दो नॉन मिक्सिंग लिक्विड है बच्चों, एक की डेंसिटी रो 1 है और एक की डेंसिटी रो 2 है। तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा वो नीचे सिंक कर जाएगा, कम डेंसिटी वाला होगा वो सबसे ऊपर रहेगा। अच्छा, रहा सवाल इनके बीच में, ये सॉलिड बॉल इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ डेंसिटी रो 3। ये सॉलिड बॉल है जिसके मटेरियल की डेंसिटी रो 3 है। इज ड्रॉप्ड इन दी जार, इसके अंदर छोड़ दिया गया। अब क्या हुआ, इट इज़ कम टू इक्विलिब्रियम इन दिस पोजीशन, यहाँ पर आके इक्विलिब्रियम में आ गया। ओके, सब कुछ स्टेबल है, रुका हुआ कंडीशन है, हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन हो गया। ओके बच्चों, करा इट कम्स इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर रो 1 रो 2 रो 3। कौन सा यहाँ के लिए सही बात है रो 1 रो 2 रो 3 के लिए? तो बच्चों देखो, जब ये बॉल यहाँ पर रुका होगा रो 1 और रो 2 में तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं, रो 2 ज़्यादा होगा रो 1 से, क्योंकि बच्चों यहाँ पर ये सबसे नीचे आ गया, इसका मतलब ये ज़्यादा रहा होगा। यहाँ पर बच्चों ये इक्विलिब्रियम में है, तो ये जो हमारे पास बॉल है इसके ऊपर बच्चों इसका जो टोटल वेट होगा, जो जिसको कि mg लिख दूँ, इसके ऊपर 2 अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा होगा। इस बॉल का आधा हिस्सा अपर लिक्विड में है, इस बॉल का बाकी आधा हिस्सा, अगर इसको ऐसे देखो बच्चों तो आधा हिस्सा अपर लिक्विड में है और बच्चों यहाँ पर जो बाकी हाफ पार्ट है वो लोअर लिक्विड में है। तो अपर हाफ पार्ट पे जो बॉइंट फोर्स लगाया होगा अपर हाफ लिक्विड ने लगाया होगा और लोअर हाफ पे लोअर हाफ लिक्विड ने लगाया होगा। तो यहाँ पर 2 बच्चों यहाँ पर बॉइंट फोर्स लगे होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, FB1 जो कि लिक्विड नंबर 1 के द्वारा, और यहाँ पर एक और लगा होगा FB2 जो कि लिक्विड नंबर 2 के द्वारा। तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में, इन इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में क्या हुआ होगा बच्चों? इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में ये हुआ होगा कि FB1 प्लस ऑफ FB2 ये दोनों बच्चों बैलेंस कर दिए होंगे mg को। सबकी वैल्यू रख लेते हैं बच्चों। FB1 लिक्विड नंबर 1 के द्वारा लगाया गया बॉइंट फोर्स जो कि होगा यहाँ पर बच्चों वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय दिस हाफ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इन दिस सेक्शन, जो कि टोटल बॉल का हाफ होगा यानी V/2। डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि यहाँ पर है रो 1 इंटू जी प्लस हो जाएगा हाफ पार्ट, लोअर हाफ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर बच्चों ये भी आधा ही पार्ट लिक्विड डिस्प्लेस हो रहा, बॉल के आधे वॉल्यूम के बराबर। डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड लोअर का 2 हो गया इंटू क्या हो गया जी इक्वल टू मास ऑफ दिस होल बॉडी। मास ऑफ दिस होल बॉडी का मतलब वॉल्यूम ऑफ दिस होल बॉडी जो कि V मानेंगे, ठीक है बच्चों, इंटू डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी। डेंसिटी ऑफ दिस बॉडी सवाल के अंदर दिया है रो 3 इंटू क्या हो गया बच्चों जी। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चों जी कैंसिल हो जाएगा, V कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ के अंदर बच्चों रो 3 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा रो 1 प्लस ऑफ रो 2 दिस होल मच इज डिवाइडेड बाई 2। आप देख रहे हैं रो 3 बच्चों जो है वो रो 1 और रो 2 के एवरेज के बराबर आ गया, और अगर 2 संख्याओं का जो एवरेज होता है वो दोनों के बीच में रहता है। यानी कि बच्चों यहाँ पर सही जवाब जो हमारे पास होगा रो 2 तो सबसे ज़्यादा होगा, उसमें कोई शक ही नहीं है। रो 1 सबसे कम होगा और रो 3 इनके बीच में आ जाएगा। तो आर्डर ये बनेगा, ठीक है, ऐसा कोई आर्डर। नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में बच्चों हमसे कह रहे हैं द प्रेशर ऑन ये स्विमर 20 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की यहाँ पर बात हो रही है, आप सभी लोग समझें। यहाँ पर एक कोई स्विमर है, मान लो सी लेवल, ऐसे मैं बना देता हूँ समझाने के लिए। ये है, यहाँ पर जो स्विमर है वो यहाँ कहीं है इस पॉइंट पर। तो इसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा तो 2 प्रेशर होगा बच्चों। एक तो होगा यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG वाला प्रेशर जिसको हम लोग पूरा मिला के गेज प्रेशर कहते थे। ये दोनों ही इसके ऊपर स्विमर के ऊपर लगेंगे। स्विमर इस पॉइंट पे है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस HDG। ओके, यहाँ के अंदर बच्चों एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा, यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास आ जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाद में रखेंगे। अच्छा चलो,
पहले एच डी जी निकाल लेते हैं बच्चों। यहाँ एच डी जी की वैल्यू अलग से निकालते हैं। गहराई दिया है 20 मीटर, 20 मीटर। डेंसिटी नहीं दिया है और वाटर अगर है तो डेंसिटी हमको पता है 10 की पावर 3 और जी की वैल्यू यहाँ के अंदर हम ले लेंगे 10। तो बच्चों सब मिला जुला कर मैं क्या देख रहा हूँ, एच डी जी जिसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहेंगे उसकी वैल्यू आ गई 2 × 10 की पावर 2 × 10 की पावर बच्चों 5। ये लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, समझिएगा। लेकिन यहाँ जो भी स्विमर होगा ये तो एच डी जी रहा प्लस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो हमारे पास है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये भी तो यहाँ ऐड हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर की वैल्यू जो बच्चों यहाँ के अंदर आ जाएगा जो स्विमर के ऊपर लगेगा वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है प्लस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो कि 2 है, यानी कि लगभग 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए जो हमारे पास होगा, करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 24। करेक्ट चॉइस बच्चों ऑप्शन डी यहाँ होगा। आप लोग आंसर की मैच करा लीजिएगा, शायद गलत प्रिंट है यहाँ पर बच्चों। करेक्ट चॉइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बेटा हमसे कहा गया है इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज PA देन द प्रेशर P एट डेप्थ H बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो ओपन टू द एटमॉस्फेरिक इज। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 है। टोटल प्रेशर ऐसे जगह पर किसी लिक्विड के अंदर अगर मैं H गहराई में जाऊँ, यहाँ पर बच्चों किसी लिक्विड के अंदर मैं कहाँ जाऊँ, H गहराई में जाऊँ, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा टोटल वो हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि PA दिया है प्लस HDG, यहाँ के अंदर प्लस ये हो जाएगा HDG और H की वैल्यू यहाँ स्मॉल h है, D के जगह पर रो है और G के जगह पर G है। तो करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो हमें मिलेगा वो होगा ऑप्शन E। यहाँ 5 ऑप्शंस हैं। करेक्ट चॉइस यहाँ के लिए बच्चों जो हमारे पास होगा वो होगा ऑप्शन E। ठीक, यहाँ बहुत बड़ा सवाल नहीं है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है जो आपको यहाँ देखना था। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बच्चों हमसे कहा गया है अ बॉडी फ्लोट्स इन वाटर विथ 40% इट्स वॉल्यूम आउटसाइड ऑफ द वाटर व्हेन द सेम बॉडी फ्लोट्स इन ऑयल 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम रिमेन आउटसाइड ऑफ ऑयल। बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 की बात हो रही है। पहले केस में ये कहा गया कोई बॉडी जो है वो वाटर के अंदर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। बच्चों वाटर के अंदर फ्लोट अगर करेगा कोई बॉडी तो ये बॉडी है, बॉडी का कह रहा 40% हिस्सा आउटसाइड है। इस बॉडी का बच्चों 40% हिस्सा जो है वो आउटसाइड है, 40%। ये 40% पार्ट आउटवर्ड है, 60% पार्ट इनवर्ड है, इसके अंदर होगा। ये वाटर का केस है, इसके अंदर क्या है बच्चों, वाटर है, H2O है। ओके, यहाँ पर फिर अगला हमसे कहा गया है कि सर ये जो बॉडी हमारे पास है जब किसी ऑयल के अंदर डाला गया तो सिचुएशन पलट गया। ये आपने कहा 40% आउट है तो मैं कहूँगा सर 60% इन रहा होगा। ठीक है। दूसरे केस में वो कह रहा है कि जब इसको किसी ऑयल के अंदर डाला गया, ऑयल के अंदर, इस बार यहाँ वाटर नहीं, यहाँ क्या है, ऑयल है, ऑयल है। जब यहाँ ऑयल है बच्चों तो यहाँ पर उल्टा हो गया, कह रहा 60% पार्ट आउट है, 60% पार्ट यहाँ पर आउट है और ज़्यादा हिस्सा बाहर निकल गया और 40% इन है। इधर का जो पोर्शन है दिस इज 60% और इधर का जो पोर्शन है दिस इज 40%। ऐसे ऐसे यहाँ पर बच्चों पहले केस में और दूसरे केस में हमसे लास्ट में पूछा क्या है, इन्होंने हमसे पूछा सर रिलेटिव डेंसिटी ऑयल की क्या होगी। रिलेटिव डेंसिटी यानी वाटर के रेस्पेक्ट में डेंसिटी मुझे बताना है, ऑयल का क्या होगा। देखो यहाँ पर जब बैलेंसिंग का केस होगा तो मैं कहूँगा FB बॉइंट फोर्स विल बी इक्वल टू mg। बच्चों बॉइंट फोर्स की वैल्यू यहाँ के अंदर जो हमारे पास होगा वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस जो कि इतनी वॉल्यूम के बराबर होगा। टोटल वॉल्यूम मैं बॉडी का मान लेता हूँ 100 भी मान लेता हूँ, मान लिया टोटल वॉल्यूम यहाँ पर मान लेता हूँ जो बॉडी का है वो 100 भी है अपने आसानी के लिए। तो 60% पार्ट अगर डूब रहा है तो यहाँ पर 60 भी मैं ले लूँगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड। डेंसिटी ऑफ लिक्विड का मतलब यहाँ वाटर का केस है, ये हो जाएगा बच्चों डेंसिटी ऑफ वाटर इनटू जी इक्वल टू मास
यहाँ पर mg हो गया, ऐसे रहने दीजिए, बॉडी तो वही यहाँ भी है तो mg यहाँ भी वही रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। दूसरे केस में बच्चों मैं ऐसा ही सॉल्व यहाँ करूँगा, यहाँ हो जाएगा 40v, 40% पार्ट डूब रहा है, और यहाँ पर पूरे को मैंने 100 माना तो 40v अंदर होगा। डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू जी, दिस इज इक्वल टू mg। मेरे प्यारे बच्चों, बल्कि जी दोनों साइड से कैंसिल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 60v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू m, यहाँ पर 40v इंटू डेंसिटी ऑफ ऑयल इक्वल टू m। इसका मतलब ये हुआ 60v इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 40 टाइम्स ऑफ v इंटू डेंसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, ऑयल। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे अच्छे बच्चों, मेरे सच्चे बच्चों, यहाँ v दोनों साइड से हो जाएगा कैंसिल आउट, और इस तरह से जो हमारे पास होगा बेटा डेंसिटी ऑफ ऑयल विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर, यहाँ पर ये बन जाएगा 16 अपान क्या बन गया, 60 रहेगा, हम माफ करिएगा, 60 अपान क्या बन गया, 40, 60 अपान 40, जो कि 3 बाई क्या आ गया 2, यहाँ पर 1.5। तो करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन 1.5, मतलब करेक्ट चॉइस हमारे पास आ गया ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस वुड बी हियर ऑप्शन सी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। वी हैव क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में बच्चों हमसे कह रहे हैं अ वुडन पीस कैन फ्लोट बोथ इन मरकरी ऑफ डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी एंड वाटर ऑफ डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी। दोनों पर वो तैर सकता है। कहने का मतलब द रेशियो ऑफ मास ऑफ मरकरी डिस्प्लेस्ड टू द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज। बच्चों यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक प्रश्न पूछा गया है। जब कोई बॉडी किसी लिक्विड पर तैरता है तो कई संभावनाएं होती हैं। हो सकता है उसका मैक्सिमम पोर्शन उसके अंदर हो और तैर रहा हो सकता है कुछ पोर्शन उसके मैक्सिमम पोर्शन उसके बाहर हो और तैर रहा हो, या बच्चों हो सकता पूरा का पूरा डूबा हुआ तैर रहा हो। कई संभावनाएं ऐसी होती हैं। तो फ्लोटिंग का जो रूल होता है बच्चों ये कहता है सर फोर्स ऑफ बॉयंट स्टैटिक कंडीशन अगर है तो बॉयंट फोर्स विल बी बैलेंस्ड बाई किसके द्वारा बैलेंस्ड होगा, वेट के द्वारा, mg के द्वारा। जो टोटल वेट ऑफ बॉडी का उसके द्वारा बैलेंस होगा। और बॉयंट फोर्स को हम लिखते हैं बच्चों तो लिखेंगे मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी। आर्किमिडीज जी ने क्या बताया भाई, यही तो बताया कि अगर जो है यहाँ पर किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर पार्शियली या टोटली इमर्ज कर दिया जाए तो उस बॉडी के ऊपर लगने वाला जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा वो हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो हटाए गए लिक्विड का वेट मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई जी, दिस इज इक्वल टू mg। ये बॉडी के वेट से क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है। किसी भी लिक्विड के अंदर डाला गया तो fb दिस इज बैलेंस्ड बाई mg। ओके, यही तो हुआ लिक्विड के अंदर। यहाँ पे बच्चों जी से हो गया कैंसिल, तो मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास। तो बच्चों ये हमेशा होता है, कोई भी लिक्विड के अंदर बॉडी को लेके जाओगे मास ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ बॉडी होगा, क्योंकि दोनों साइड से जी कैंसिल हो जाता है। देखो अभी तो मैंने चर्चा किया ही नहीं कि वाटर के अंदर है कि मरकरी के अंदर। यही वाटर के अंदर भी कंडीशन बनेगा, यही मरकरी के अंदर। हाँ, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड पर फर्क जरूर पड़ जाएगा, लेकिन मास डिस्प्लेस्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ के अंदर बच्चों मास डिस्प्लेस्ड की वैल्यू सेम होगी, इसलिए रेशियो यहाँ के अंदर जो हमारे पास होगा, रेशियो हमसे पूछा है मरकरी के द्वारा जो मरकरी जितना बच्चों डिस्प्लेस होगा और वाटर जो डिस्प्लेस होगा उसके मास का रेशियो, मास ऑफ लिक्विड यानी मरकरी डिस्प्लेस्ड एंड मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही सेम होंगे, मास के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों सेम होंगे। अगर वॉल्यूम पूछा जाता तो कम ज़्यादा हो जाते। यहाँ के अंदर इसका रेशियो 1 आएगा, ठीक है, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट चॉइस जो हमारे पास आ गया बच्चों, दिस बिकम्स ऑप्शन ये। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 28। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं स्फेयर्स of iron and lead having same mass are completely immersed in water। दो स्फेयर्स हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 में यहाँ दो स्फेयर्स का नाम लिया गया है, एक आयरन का बना है और एक लेड का बना है। ओके, और इसमें कहा गया है डेंसिटी ऑफ लेड इज मोर देन दैट ऑफ आयरन
उनके मास सेम लिए गए हैं, लेकिन डेंसिटी जो लेड की डेंसिटी है वो कम ज़्यादा है एज कंपेयर टू आयरन। तो बच्चों यहाँ पर ये रहा स्फीयर, किसका रहा, ये आयरन वाला रहा। और बच्चों एक स्फीयर ये हमारे पास होगा, ये लेड वाला होगा। लेड वाले का साइज थोड़ा छोटा होगा, वॉल्यूम छोटा होगा, क्यों? क्योंकि मास बराबर है बट इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, तो एक कम वॉल्यूम घेरेगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहीं पर एक हिसाब किताब कर लेते हैं। मास दोनों का बराबर है, जो मास यहाँ है आयरन के लिए वही मास बच्चों लेड के लिए भी है। इसका मतलब मास ऑफ आयरन Fe इक्वल टू मास ऑफ लेड। ये बात तो कंफर्म हो गया। इसका मतलब ये हुआ मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये होगा ना। तो यहाँ के अंदर बच्चों डेंसिटी आ गया। डेंसिटी आयरन के लिए क्या होगा, डेंसिटी आयरन के लिए क्या होगा, इनटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय आयरन। ओके, और यहाँ के लिए डेंसिटी फॉर लेड के लिए बच्चों यहाँ पर डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय लेड, यहाँ पर ऐसे मैंने लिख दिया। बच्चों यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम का मल्टीप्लाई यहाँ सेम होना चाहिए दोनों साइड। तो यहाँ अगर लेड की डेंसिटी ज़्यादा है तो पक्का है लेड के द्वारा घेरा गया वॉल्यूम कम होगा कंपैरेटिवली, यानी वॉल्यूम ऑफ आयरन विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ लेड, जैसा कि मैंने आपको रिप्रेजेंट करके भी दिखाया है। ओके, अब बच्चों यहाँ पर सवाल ये कह रहा है डेंसिटी ऑफ लेड इज मोर देन, ठीक है, अपेरेंट लॉस ऑफ वेट इज W1 फॉर आयरन स्फीयर एंड W2 फॉर लेड स्फीयर। अपेरेंट लॉस ऑफ वेट, अपेरेंट वेट नहीं है, अपेरेंट लॉस ऑफ वेट। बच्चों जब हम किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर डिप कर देते हैं, किसी बॉडी को किसी लिक्विड के अंदर बच्चों डिप कर देते हैं, पूरा वो डूब जाता है उसके अंदर, तो क्या होता है, एक जो इसका वेट था वो तो है ही, इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स लगने लगता है। तो जो हवा में mg फोर्स लग रहा था, अब फोर्स mg माइनस Fb हो जाता है। नेट फोर्स की वैल्यू बच्चों अब जो हमारे पास आता है वो mg माइनस ऑफ Fb हो जाता है। यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास जो होता है इसको हम कह सकते हैं अपेरेंट वेट। जो नेट फोर्स यहाँ के लिए है उसको हम कह सकते हैं अपेरेंट वेट। ये रियल वेट है mg, और Fb क्या है, वेट में होने वाला लॉस है, बॉइंट फोर्स है जो कि वेट लॉस के बराबर है। ठीक है बच्चों, ये कितना वेट का लॉस हुआ बच्चों, mg माइनस कितना हुआ, माइनस कितना हुआ, अपेरेंट लॉस ये हुआ। ठीक है, अपेरेंट वेट है पूरा, रियल वेट और ये अपेरेंट लॉस। तो यहाँ पर बेसिकली अपेरेंट लॉस की बात उसने की है। अपेरेंट लॉस का मतलब दोनों के ऊपर जो जो बॉइंट फोर्स लगेगा वही अपेरेंट लॉस के बराबर होगा। तो बच्चों यहाँ पर मैं कहूँगा अपेरेंट लॉस फॉर आयरन, आयरन के लिए हम देखें तो आयरन के लिए जो बच्चों यहाँ पर अपेरेंट लॉस है उसको W1 दिया है, जो कि आयरन के ऊपर लगने वाले यहाँ पर बच्चों बॉइंट फोर्स के बराबर होगा, आयरन पे लगने वाले बॉइंट फोर्स के बराबर होगा। और ये फोर्स हमारे पास होगा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम जो यहाँ के अंदर लिक्विड का वो डिस्प्लेस करेगा बच्चों, ऐसे लिख देते हैं वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जो वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ लिक्विड के रूप में तो वाटर है, चलो या जो भी हो, यहाँ पर लिक्विड ही वही है, यहाँ पर बच्चों इनटू क्या हो गया G। ओके, और W2 फॉर आयरन के लिए मैंने लिखा भी बच्चों, इसी तरह फॉर लेड के लिए अगर मैं लिखूंगा तो W2 इज द अपेरेंट लॉस, और लॉस का मतलब बच्चों दिस वन, यहाँ के अंदर बच्चों ये हो जाएगा बॉइंट फोर्स ऑन लेड। ओके, बॉइंट फोर्स ऑन लेड मतलब लेड के द्वारा डिस्प्लेस किया गया लिक्विड का जो भी यहाँ पर वॉल्यूम होगा बच्चों, ये जो डिस्प्लेस किया गया है बाई, ये है बाई आयरन बॉल। ओके, इसको 1 लिख देते हैं या ऐसे लिख देते हैं बाई आयरन बॉल। ओके, और ये जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है इस बार जो लिखने जा रहे हैं ये होगा बाई लेड बॉल। ओके, इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू G। तो बच्चों जहाँ तक रोयल इनटू G का सवाल है तो दोनों में है। अब सवाल उठा यहाँ पे कौन ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा, भाई जो बड़ा साइज में है, जो ज़्यादा वॉल्यूम घेर रहा है वो ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। इसका मतलब ज़्यादा वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा आयरन के द्वारा, इसलिए आयरन के ऊपर बॉइंट फोर्स ज़्यादा लगेगा।
और बॉयंट फोर्स आयरन के ऊपर अगर ज़्यादा लगेगा तो बच्चों जो लॉस होगा अपीयरेंट वेट का, जो लॉस होगा Fb जिसको कह सकते हो, वो आयरन के लिए ज़्यादा होगा। इट मीन्स बच्चों देयरफॉर W1 अपान W2 अगर रेशियो लिया जाए तो ये हमारे पास बड़ा अपान छोटा यानी कि ग्रेटर देन 1 होगा। ओके, और इस तरह से अगर मैं यहाँ क्वेश्चन के ऑप्शंस में जाऊँ बच्चों तो करेक्ट चॉइस यहाँ जो मुझे मिलेगा वो होगा बच्चों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, दिस विल बी द करेक्ट चॉइस इन दिस पर्टिकुलर। नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में बेटा हमसे कह रहे हैं a thin uniform cylindrical cell closed at both ends is partially filled with water। उसको बच्चों वाटर से पार्शियल फिल किया गया है। ओके, what is the float it is floating vertically in water in half submerged state। हाफ सबमर्ज्ड स्टेट मतलब उसका आधा हिस्सा वाटर के अंदर है। ओके, इफ रो सी इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द सेल विथ रेस्पेक्ट टू वाटर देन करेक्ट स्टेटमेंट इज दैट द सेल इज। ओके, यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 की बात हो रही है। उन्होंने कहा एक सिलिंड्रिकल कोई स्ट्रक्चर है, सिलिंड्रिकल सेल है, घेरा है ऐसे सिलिंड्रिकल शेप का लाइक दिस। यहाँ पर बच्चों दोनों इंड पर ये क्लोज है, यहाँ भी क्लोज है, ये इंड बॉटम वाला रहा, ये बच्चों टॉप वाला, ये दोनों इंड पर क्लोज है, क्लोज है। ओके, ऐसे दोनों इंड पर बच्चों जब ये क्लोज है और फिर क्या किया गया है, इसके अंदर कोई लिक्विड भी फिल्ड है, लिक्विड भी बच्चों फिल है। तो और ये पूरा जो सिस्टम है, ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है बच्चों, ये किसी लिक्विड के अंदर डाल दिया गया है, फ्लोटिंग वर्टिकली इन वाटर, वाटर के अंदर डाल दिया गया है। ये बच्चों वाटर में भर देता हूँ, यहाँ वाटर के अंदर इसको इस तरह से डाला गया है कि यहाँ पर वाटर के अंदर इसका आधा हिस्सा हाफ पार्ट वाटर के अंदर आ गया है, ऐसे बच्चों, ऐसे वाटर के अंदर आ गया है। ये सब वाटर है, वाटर भरा है। और ख़ास बात ये जो हमारे पास दिस वन, ये जो सिलेंडर है, सिलिंड्रिकल सेल है, इसके अंदर भी लिक्विड भरा हुआ है। यहाँ पर बच्चों कहा पार्शियली फिल्ड विथ वाटर, इसके अंदर भी वाटर भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो मान लो वाटर ही वाटर होता तो बराबर लेवल पे होता, प्लस इसके अंदर सिलेंडर आ गया है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से नीचे डिप कर जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। इसके अंदर भी वाटर है। तो आप एक पानी में गिलास लीजिए, गिलास में पानी लीजिए और उस गिलास को यहाँ पर पानी भर के आप किसी बाल्टी में डाल दीजिए आधा भर के, तो आप देखोगे इस तरह से कहीं वो डिप होगा, उसका कुछ हिस्सा जो वाटर वाला उतना तो अंदर चला ही जाएगा, प्लस गिलास का भी कुछ हिस्सा पानी के अंदर चला जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम बनेगा, कहने का मतलब है। यहाँ पे बच्चों अब क्या होगा, ये आधा हिस्सा कह रहा, आधा पार्ट वाटर के अंदर है। मतलब अगर वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस टोटल जो सिलेंडर है इसका हाफ वॉल्यूम बाहर है और हाफ वॉल्यूम बच्चों बाहर है, हाफ अंदर है। बैलेंसिंग का अगर सिचुएशन में देखूं तो बच्चों क्या होगा, फ्लोटिंग स्टेट में कंडीशन है, तो फ्लोटिंग स्टेट में टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड फोर्स। टोटल डाउनवर्ड फोर्स का मतलब बच्चों यहाँ के अंदर मेरे पास हो जाएगा सिग्मा ऑफ यम टोटल, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है और ये जो सिलेंडर है, इस टोटल का मास इंटू जी, ये डाउनवर्ड फोर्स हो गया। और अपवर्ड फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी। ठीक है बच्चों, इसके ऊपर अपथ्रस्ट फोर्स, फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा, जो कि हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। यहाँ पर बच्चों ये मेरे पास आ गए Fb से ये बैलेंस हो जाएगा। इतनी बात तो समझ में आई होगी बेटा। यहाँ 4 ऑप्शन बड़ा घुमा फिरा के दिए गए हैं, देखते हैं क्या सही होगा। देखो यहाँ फोर्स ऑफ बॉयंसी जो ऊपर लग रहा होगा, इसके ऊपर पूरा ओवरऑल जो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी अपवर्ड, और यहाँ पर बच्चों टोटल वेट डाउनवर्ड, कैसे बैलेंस होगा जरा देखते हैं। बच्चों फोर्स ऑफ बॉयंसी मतलब होगा हटाए गए लिक्विड का वेट, हटाए गए लिक्विड का वेट। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास हो गया मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इनटू जी, यही आएगा ना, मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जितना भी इसको डालने से इतना इसका हिस्सा अंदर आ रहा है, तो इतने हिस्से के द्वारा कितना लिक्विड हटाया गया होगा, कितना वाटर हटाया गया होगा। यहाँ पर बच्चों इनटू क्या हो गया जी, दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ m। इसमें दो चीजें होंगी बच्चों, एक तो मेरे पास होगा मास ऑफ सिलेंडर, और दूसरा इस सिलेंडर के अंदर भरा हुआ जो लिक्विड है, बेसिकली वाटर है जिसको मैं लिक्विड यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ के अंदर मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये दोनों इसके अंदर हैं और इसको बच्चों मैं क्या कहूँगा जी। अब ये जो इसके अंदर भरा हुआ लिक्विड है, इसको थोड़ा मैं बदल देता हूँ, इसको MW लिख देता हूँ, और ये जो लिक्विड ML जो मैंने ये लिखा है, ये कितना पार्ट, ये वाले बाहरी लिक्विड का कितना पार्ट यहाँ से डिस्प्लेस हुआ उसकी बात हो रही है। दोनों साइड से जी हटा देते हैं तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ सिलेंडर प्लस मास ऑफ लिक्विड इनसाइड सिलेंडर, जिसको बच्चों हमने मास ऑफ W ऐसे मास ऑफ वाटर के नाम से लिख दिया है। अच्छा, इतना हो गया बस। अब देखो ध्यान से बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ लिक्विड, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये लिक्विड का मास है तो हो जाएगा लिक्विड का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी, लिक्विड का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी। अब सवाल ये है कितना लिक्विड यहाँ से हटा होगा। आप देख रहे हो कि जितना वॉल्यूम सिलेंडर का था उसका आधा हिस्सा सिलेंडर का बोल रहा है अंदर आ गया है, आधा हिस्सा। तो यहाँ पर आधा हिस्सा आ जाने का मतलब अगर पूरे सिलेंडर का मैं वॉल्यूम V0 मानूं तो यहाँ से कितना अंदर आया, V0/2। इसका मतलब V0/2 के बराबर लिक्विड यानी वाटर डिस्प्लेस भी हुआ होगा, तो V0/2 मैं यहाँ लिखूंगा। ठीक है बच्चों, V0/2 आ गया, प्लस मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी बच्चों यहाँ पर हो गया डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड के रूप में क्या है, वाटर है, वो तो हर जगह एक ही डेंसिटी लेके रहेगा। बच्चों यहाँ के अंदर हो गया मास ऑफ सिलेंडर, मतलब यहाँ डेंसिटी ऑफ सिलेंडर इंटू यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये पूरे सिलेंडर का मास है, पूरे सिलेंडर का, तो यहाँ इंटू क्या हो गया, V0। ठीक है बच्चों, यहाँ के अंदर मास ऑफ वाटर, जो इसके अंदर वाटर उसकी बात हो रही है, जो इसके अंदर वाटर है बच्चों उस पर्टिकुलर वाटर की बात हो रही है। तो यहाँ इसके अंदर जो वाटर का अमाउंट है मुझे पता नहीं है कितना है, यहाँ वाटर का अमाउंट जो इसके अंदर है बच्चों इन कह देते हैं, V इन, यह जो वॉल्यूम इसके अंदर है इसको मैं इस वाटर के वॉल्यूम को V इन बोल देता हूँ, इनटू यहाँ हो जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर तो ये भी है बच्चों। अब देखो यहाँ के अंदर सब मिला जुला करके बेटा यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा ये वाला टर्म इधर, वाला टर्म इधर लाने की कोशिश करूंगा। सब मिला जुला के 4 ऑप्शन में हमको उन्होंने क्या क्या कहा, एक बार ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन पे कहा मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन हाफ फील्ड, लेस देन हाफ फील्ड, VC लेस देन, मतलब कितना भरा है उसी का आइडिया लगाना है। यहाँ पे कितना भरा हुआ है, V इन की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो बच्चों यहाँ पर देखो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 हो जाएगा, तो बच्चों V0 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल बी इक्वल टू V0 इंटू रो सी प्लस ऑफ V इन। मेरे प्यारे बच्चों V इन की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, V0/2 माइनस ऑफ V0 इंटू रो सी, ऐसे। और ये रो सी जो है डेंसिटी है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, भाई बाई 1 करोगे तो भी रो सी ही लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सब मिला जुला कर बच्चों अब ऑप्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑप्शन पे ध्यान देने की ज़रूरत है बच्चों। V0/2 मतलब हाफ से कुछ कम, हाफ से कुछ कम, बशर्ते यहाँ पर बच्चों जो रो सी है उसकी वैल्यू अगर रो सी की वैल्यू 0.5 से कम हो, जैसे इसको थोड़ा और मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं लिखूंगा 0.5 V0 माइनस ऑफ यहाँ पर रो सी इंटू V0, मतलब ये VC की वैल्यू अगर 0.5 से कम होगा तो बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, इसका मतलब जो V इन आएगा V0 से कम ही आएगा, 0.5 से तो कम ही आएगा। यहाँ पर बच्चों इफ रो सी इज लेस देन 0.5, इसका मतलब बच्चों ऐसे पर्टिकुलर केस में जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसे पर्टिकुलर केस में बच्चों अगर इसकी वैल्यू 0.5 से कम कोई वैल्यू रखें तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगा 0.5 V0 से कम आएगा। इसका मतलब V इन विल बी लेस देन 0.5। इसका आंसर जो होगा 0.5 V0, यानी सिलेंडर के वॉल्यूम के हाफ से, सिलेंडर के
सिलेंडर का जो वॉल्यूम टोटल है उसके आधे से थोड़ा कम ये भरा होगा। तो यही यहाँ पर आइडिया लगाना था बेटा। और इस तरह से मैं चारों ऑप्शन को अगर देखूँ, मोर देन हाफ फील्ड, मोर देन नहीं सर हाफ फील्ड, यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट जाएगा। लेस देन हाफ फील्ड इफ रो सी इज लेस देन 0.5। बच्चों करेक्ट चॉइस जो यहाँ के लिए हम लोग लेंगे बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वी है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में बेटा हमसे कह रहे हैं अ बॉडी when fully immersed in a liquid of specific gravity 1.5 weighs 44 किलोग्राम weight। बहुत बढ़िया। The same body when fully immersed in water weight 50 किलोग्राम weight, 50 ग्राम weight, माफ करिएगा। The mass of body, क्वेश्चन नंबर बच्चों 30। यहाँ apparent weight की बात हुई है बेसिकली। तो apparent weight का मतलब होगा बच्चों जब किसी बॉडी को लिक्विड के अंदर हम डालेंगे, पूरी तरह से अगर वो डूब जाता है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ऐसे पर्टिकुलर केस में उसका जो वेट अपीयर होगा, अपीयरेंट वेट लगने वाले नेट फोर्स के बराबर होगा, जो कि mg से कम होगा, mg माइनस ऑफ fb के बराबर होगा। ओके, यहाँ पर बच्चों सिचुएशन नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या बोला गया है, वो कह रहे हैं कि जब हम बॉडी को पूरी तरह से किसी लिक्विड जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 है उसके अंदर बच्चों डाले हैं तो उसका वेट 44 किलोग्राम वेट आ रहा है। तो इसका मतलब पहले केस में जो अपीयरेंट वेट होगा mg माइनस ऑफ mg बॉडी का खुद का वेट माइनस ऑफ fb जो अभी लगा fb1 कर देते हैं, ये 44 ग्राम वेट है। इसको बच्चों अगर न्यूटन में बदलें तो g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ग्राम वेट, किलोग्राम वेट इन सबको न्यूटन में बदला जाए तो बच्चों यहाँ हमें g से मल्टीप्लाई करना होता है। चलो यहाँ पे के अंदर ये बेटा मास ऑफ बॉडी रहा, मास ऑफ बॉडी, और यहाँ पर इंटू जी फोर्स ऑफ बॉयंसी, ये अपथ्रस्ट फोर्स जो लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा, ये हटाए गए लिक्विड के वेट के बराबर होगा। तो बच्चों हटाए गए लिक्विड का वेट यहाँ पर हो जाएगा लिक्विड का वेट, लिक्विड का वॉल्यूम इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 44 जी। मेरे प्यारे बच्चों एक काम करो, जी को दोनों साइड से आप हटा लो, जी को दोनों साइड से हम रिमूव कर देंगे तो बचेगा m माइनस वी एल इंटू रो एल इक्वल टू 44। ऐसे आगे एक बार सवाल को पढ़ो, यहाँ पे डेंसिटी के बारे में तो जानकारी कहीं नहीं दिया, किसी के लिए भी नहीं दिया गया है। यहाँ पे नहीं दिया गया है, स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है 1.2। जो लिक्विड है बच्चों उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ के अंदर दिया गया 1.2। तो सिंपली यहाँ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डूबा हुआ है ना, तो जो बच्चों यहाँ के अंदर वॉल्यूम होगा ये वाला, ये बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सिंपली इसको मैं v लिख देता हूँ, इसको वी एल की जगह v लिख देता हूँ, जो बॉडी के वॉल्यूम के बराबर होगा, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 यहाँ लिख दीजिए 44। तो बच्चों यहाँ के अंदर एक इक्वेशन हमारे पास बना, m माइनस बॉडी का एक्चुअल मास माइनस ऑफ 1.2v इक्वल टू यहाँ के अंदर 44, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली दूसरे सिचुएशन में ये बोला गया है कि जब उसी बॉडी को, जब बच्चों उसी बॉडी को क्या किया गया है, वाटर के अंदर इमर्ज कराया गया, तो अब जो अपीयरेंट वेट आ रहा है वो अपीयर हो रहा 50 ग्राम वेट। इसका मतलब सिचुएशन नंबर 2 अगर हम देखें बेटा, सिचुएशन नंबर 2, तो यहाँ पर ऐसा ही इक्वेशन बनेगा, मास m माइनस, पूरा ऐसे ही सॉल्व करेंगे, m माइनस स्पेसिफिक ग्रेविटी की जगह, क्योंकि इस बार वाटर है तो बच्चों वाटर के जगह डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी उसको यहाँ कह सकते हैं, वो मेरे पास आ जाएगा 1। तो यहाँ के m माइनस वी केवल बचेगा, इक्वल टू हो जाएगा 50। पूरा सॉल्व करेंगे, जी यहाँ भी हटेगा, पूरा प्रोसीजर वैसे ही होगा। यहाँ पर बच्चों ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करके मुझे m की वैल्यू निकाल लेनी कि बॉडी का मास एक्चुअली था कितना। तो एक काम कर लेते हैं, इक्वेशन 1 माइनस ऑफ इक्वेशन 2 कर देते हैं। अगर ऐसा हम करेंगे तो दिस माइनस दिस करने से बच्चों यहाँ पर मास कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पर -1.2 एंड प्लस वी हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर आ जाएगा माइनस ऑफ 0.2v, दिस इज इक्वल टू दिस माइनस ऑफ दिस 44 माइनस 50, दैट मीन्स -6 आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ के अंदर v की वैल्यू हमारे पास 6 डिवाइडेड बाई 0.2 यानी कि 60 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि कितना आ गया 30।
30 यहाँ पर आ गया। अगर बच्चों v की वैल्यू, तो v की वैल्यू किसी इक्वेशन में हम लोग रख लेते हैं। v की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लीजिए, जैसे इक्वेशन नंबर 2 ज़्यादा इजी होगा। m माइनस ऑफ v की जगह 30 इक्वल टू 50, यानी कि m की वैल्यू बच्चों यहाँ कितना आ गई, 80 ग्राम आ गई। ठीक है, m की वैल्यू मास ऑफ बॉडी जो रहा होगा वो 80 ग्राम के इक्वल रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चों करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा है वो होगा ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी would be the correct choice in this particular question. We have question number 31. देखें बच्चों, इसमें कह रहे हैं a body floats in water with 1/3 of its volume above the surface of water. Okay, if it is placed in oil, it floats with half of its volume above the surface of oil. The specific gravity of oil is. Okay, क्वेश्चन नंबर बच्चों 32 की बात हम लोग 31 की बात बेसिकली कर रहे हैं। देखिए, पहले किसी बॉडी को वाटर के अंदर रखा गया है, जैसा कि सिचुएशन दिया है। वाटर में उसका 1/3 पार्ट जो है वो यबब रहता है, ऊपर रहता है। बच्चों यहाँ पर 1/3 पार्ट वाटर के बाहर रहता है। ये वाटर रहा, बॉडी को रखा गया तो 1/3 हिस्सा वाटर के बाहर उसका जा रहा है, 1/3 पार्ट, ये पार्ट इतना। इसका मतलब 2/3 पार्ट वाटर के अंदर आया होगा। ठीक है, अगर ये मैं कह रहा हूँ 1/3 है, तो बच्चों ये जो हिस्सा इसके अंदर डिप हुआ वो हो जाएगा 2/3, यही ना। यहाँ पर जब फ्लोटिंग का कंडीशन होगा इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम जब बनेगा बच्चों, तो यहाँ पर बॉडी का जो वेट है m इंटू जी मान लीजिए, तो ये टोटल बच्चों यहाँ के बॉइंट फोर्स से बैलेंस हो जाएगा। बॉइंट फोर्स हमारे पास होगा हटाए गए लिक्विड का वेट, यानी ml इंटू जी। अगर हटाए गए लिक्विड का मास ml है, तो बच्चों यहाँ पर हटाए गए लिक्विड का वेट ml इंटू जी होगा। ऐसे सिंपली आप समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इक्वल टू मास ऑफ बॉडी के हो जाएगा। ओके, यहाँ पर बच्चों मास ऑफ लिक्विड का मतलब वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अगर बच्चों इस पूरे बॉडी का वॉल्यूम मैं कहता हूँ v है, तो कितना हिस्सा ऊपर होगा, कितना अंदर डूबा रहेगा। अंदर डूबा हुआ हिस्सा जो अंदर आएगा बच्चों, वो मेरे पास हो जाएगा v डिवाइडेड बाई यहाँ पर 2/3, यानी कि 2/3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा v, 2/3 टाइम्स ऑफ v हो जाएगा। यहाँ के अंदर बच्चों मेरे पास क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड, ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ v। मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। यहाँ के अंदर बच्चा डेंसिटी की वैल्यू जो हमारे पास होगी, डेंसिटी की वैल्यू जो होगी, हमें नहीं पता है क्या है डेंसिटी की वैल्यू। यहाँ पर डेंसिटी आप किसका डेंसिटी लिखोगे, लिक्विड का डेंसिटी। लिक्विड में क्या है, वाटर है, तो यहाँ वाटर की डेंसिटी हो जाएगी। ओके, इक्वल टू मास ऑफ, यहाँ पर बच्चों बॉडी का मास हमारे पास हो जाएगा बॉडी का टोटल वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी। ऐसे हो गए मेरे प्यारे बच्चों। v दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो, यहाँ रख ही लीजिए वाटर की डेंसिटी, मान लीजिए 1 रख देता हूँ, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी जो यहाँ के अंदर आएगा वो हो जाएगा 2/3 इंटू यहाँ के अंदर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पर आ गया 2/3। ये डेंसिटी ऑफ बॉडी आ गया। ओके, हमसे पूछा क्या है, वो कह रहा है कि सर ऐसा है कि अगर इसी बॉडी को कहाँ रख दें, किसी ऑयल में रख दें, और ऑयल में रखने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि उसका कितना हिस्सा, हाफ हिस्सा यबब रहता है, तो हाफ हिस्सा बिलो रहा होगा। तो ऑयल का जब केस होगा तो यहाँ पर क्या सिचुएशन बनेगा, ऑयल के केस में फॉर ऑयल एक बार फिर से बैलेंसिंग होगा, फिर से अपथ्रस्ट फोर्स mg को बैलेंस करेगा। इट मीन्स बच्चों हम कहेंगे इस बार जो बॉइंट फोर्स हमारा लग रहा होगा फिर से mg को बैलेंस कर रहा होगा, ये तो बात पक्का है। यहाँ पर बच्चों हम फिर से कहेंगे मास ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मल्टीप्लाइड बाई g इक्वल टू m इंटू जी, फिर से वही बात हो गया। ये सारी चीज़ें वैसे ही फिर आगे। यहाँ के अंदर बच्चों अब क्या चेंज आएगा, अभी तक हम पूरा वॉल्यूम 2/3 लिखे थे, अब आधा हिस्सा अंदर है ऑयल के, आधा बाहर है। इसका मतलब ये हो जाएगा बच्चों v/2 और डेंसिटी ऑफ, इस बार डेंसिटी किसका लेना है, डेंसिटी ऑयल का लेना है। ऑयल के अंदर है, लिक्विड के रूप में क्या है, ऑयल है। ठीक है, और जी तो कैंसिल हो चुका है। और मास के जगह पर बच्चों फिर एक बार हम लोग लिख लेंगे, मास के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखे थे वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ दी बॉडी इनटू यहाँ के अंदर बच्चों डेंसिटी ऑफ दी क्या हो गया, बॉडी। ओके, अब यहाँ पर
ऑयल की डेंसिटी एक तरह से मुझे निकालनी थी बच्चों। ये जो वैल्यू है यहाँ से देख लीजिए, इससे ये हो जाएगा 2/3 टाइम्स ऑफ रो डब्ल्यू। यहाँ पर बच्चों v दोनों साइड से हट गया, 1/2 रो ऑफ द ऑयल इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ रो ऑफ द डब्ल्यू, यानी डेंसिटी ऑफ द वाटर। यहाँ के अंदर बच्चों मैं क्या कहूँगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी कि ऑयल की डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में यहाँ के अंदर बच्चों हमारे पास कितना आ जाएगा, 2/3, और ये 2 यहाँ से आ जाएगा तो 4/3। यही इसका आंसर होगा। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर रो डब्ल्यू की वैल्यू रख दोगे तो डेंसिटी भी ऑयल का आ जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ के अंदर बच्चों करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल कंसीडर हियर, दिस विल बी ऑप्शन बी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बच्चों हमसे कहा गया है, 2 स्फीयर्स ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ रेडियाई r and 3r are allowed to fall vertically downwards through a liquid of density rho. Okay, the ratio of their terminal velocities. मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 32 की बात हो रही है। हमें पता है स्टोक्स लॉ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब कोई बॉडी बच्चों किसी लिक्विड के अंदर फॉल डाउन होता है तो अगर लिक्विड नॉन विस्कस है तो उसके ऊपर विस्कस फोर्स लगाता है, और इस तरह से रिटार्डेशन में बॉडी होता है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे घटते घटते एक समय आता कांस्टेंट हो जाता है जब सारे फोर्स आपस में बैलेंस कर जाते हैं, और वहाँ पर जो वेलोसिटी गेन करता है बॉडी उसको बच्चों हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं। और हम लोगों ने जब ऐसे सिचुएशन में डिराइव किया था कि कोई स्फेरिकल बॉडी किसी लिक्विड के अंदर फॉल डाउन हो रहा है, एक समय बुआयंट फोर्स जो इसका है और इसका जो बच्चों इसके ऊपर लगने वाला जो विस्कस फोर्स है और जो बुआयंट फोर्स है, ये दोनों बच्चों जब इस तरह से बैलेंस कर जाएंगे तो यहाँ पर mg के बराबर टोटल फोर्स ऐसे आ जाएगा, और टर्मिनल वेलोसिटी जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा होगा बच्चों कांस्टेंट हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी से जा रहा होगा। तो Vt की वैल्यू स्टोक्स लॉ में डिराइव करके हम लोग निकाले थे, याद करिए, आ रहा था 2/9 r² इंटू जी, फिर यहाँ था डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस ऑफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ये बच्चों डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऐसे मैं लिख दूँ, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। सॉलिड मतलब ये जो आ रहा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब जिसके अंदर आ रहा है वो लिक्विड की डेंसिटी, डिवाइडेड बाई यहाँ पर था ईटा। याद आ रहा होगा आप सबको बच्चों। यहाँ पे जो सिचुएशन हमें दिया है, 2 स्फीयर है, रेडियस अलग अलग है, पहले का रेडियस r है तो अगले स्फीयर का रेडियस 3r है, उनको फॉल डाउन होने दिया गया है और सेम लिक्विड में, दोनों सेम लिक्विड में आ रहे हैं और दोनों सेम मटेरियल के बने हैं, मतलब दोनों स्फीयर का जो डेंसिटी रहा होगा सेम लिक्विड में आ रहे हैं। ईटा कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, 2/9 कांस्टेंट है, तो यहाँ टर्मिनल वेलोसिटी जो हुआ बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² हो गया। यहाँ के अंदर बेटा टर्मिनल वेलोसिटी हमारे पास पहले के लिए डिवाइडेड बाई टर्मिनल वेलोसिटी दूसरे के लिए जो रेशियो होगा हो जाएगा r1/r2 की पावर 2। इसका मतलब बच्चों r1 हमारे पास r है तो r2 3r है, इसका पावर 2 करेंगे तो 3 3 जा 9। इसका मतलब जो आंसर यहाँ मिलेगा वो 1/9 होगा, और इस तरह से करेक्ट चॉइस जो हमें दिख रहा है बेटा वो होगा ऑप्शन सी। करेक्ट चॉइस दैट वी विल गेट हियर, दिस विल बी ऑप्शन सी। ओके बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।